सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पर यूनिट सिस्टम की। पर यूनिट सिस्टम आपकी पावर सिस्टम हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो या कोई भी पावर, अगर आपकी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ये पर यूनिट सिस्टम बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, आपको ये एक तरह का क्या है, मैथमेटिकल टूल है जो हर जगह अप्लाई होगा। तो पर यूनिट सिस्टम के कुछ एडवांटेज है। अगर मैं किसी से पूछूं अभी कि बताइए कि पर यूनिट सिस्टम का क्या एडवांटेज है, तो बहुत सारे लोगों का एक पहला आंसर होगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बना देता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ में इसके बहुत ज्यादा अलग अलग एडवांटेजेस है। उन एडवांटेजेस को हम समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको परसेंटेज सिस्टम समझते हैं। ठीक है, परसेंटेज सिस्टम असल में ये परसेंटेज सिस्टम नहीं है। मैं बताऊंगा कि पर यूनिट सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्यों पर यूनिट सिस्टम ज्यादा एडवांटेजियस है परसेंटेज से। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आज तक तो हम लोग परसेंटेज ही समझते थे, ये आप क्या बोल रहे हैं कि दो अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, समझेंगे, हर चीज समझेंगे। ठीक है, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। पर यूनिट का हम लोग बेस लेंगे, क्यों लाए यूनिट्स, इसका क्या एडवांटेज है, सिंगल फेज थ्री फेज में कैसे डील करेंगे इससे, और यहां से हम लोग लमसम न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का न्यूमेरिकल हो चाहे गेट का न्यूमेरिकल हो, दोनों ही चीजें करेंगे और ये इनडायरेक्टली हर जगह पे यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। ठीक है, अभी भूल जाइए कौन सा, पावर सिस्टम कॉपी पेन रख के थोड़ी देर सुनिए। ठीक है, अभी आप देखिए कि मान लो मैं एक टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, छोटा सा मैं आपके क्लासरूम में क्या कर देता हूं, टेस्ट कंडक्ट करवा देता हूं। एक बंदा है ए स्टूडेंट और दूसरा है बी स्टूडेंट, इस टेस्ट में अपीयर होते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में अपीयर होते हैं। ठीक है, एक टेस्ट दिया है मैंने, 4 या 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बनाया है और ए और बी दो स्टूडेंट्स है। ए और बी क्या है, दो स्टूडेंट है। अब ये दो स्टूडेंट्स ने जब टेस्ट दिया और मैंने जब कॉपी चेक करी, तो मैंने कॉपी चेक कैसे कर दी, ए स्टूडेंट के नंबर आए हैं 5 मार्क्स, ए स्टूडेंट के नंबर आए हैं 5 मार्क्स और बी स्टूडेंट के नंबर आए हैं 10 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने पहला केस ऐसा लिया कि जिसमें जो टेस्ट लिया है उसमें ए के कितना है 5 नंबर और बी के कितने आए हैं 10 नंबर। अब मैं आपसे बोलूंगा कौन ज्यादा अच्छा है पढ़ने में या कौन बेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स के 10 नंबर आए हैं तो ये अच्छा होगा। ठीक है, बट मैं आपसे ये बताऊं, ये मैं बात करूं कि मैंने दोनों स्टूडेंट्स के बीच में पार्शियलिटी करी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया है। मैंने इसको दे दिए हैं यहां पर आउट ऑफ 10 मार्क्स में से और इसको दे दिए मैंने आउट ऑफ 1000 मार्क्स में से। अब कौन अच्छा है, अब कौन अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसने 10 में से 5 स्कोर किया और इसने कितने में से किया, 1000 में से 10 नंबर लेके आया है। मान लीजिए मैं सेकंड केस में क्या कर दूं कि यहां पर इसके मार्क्स को नहीं चेंज करूं और सिर्फ मैं चेंज कर दूं किसको, चलो मैंने अब काय में से दिया है, 10,000 में से दिया है। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया है, इसके एक्चुअल मार्क्स क्या है, 10 मार्क्स ही थे, बट मैंने बेस वैल्यू चेंज कर दी। मतलब कि मैंने क्या कर दिया है, कितने नंबर का टेस्ट है वो इसमें क्या कर दिया है, मैंने यहां पर लगा दिया है 100 नंबर। तो अब कौन बेटर है, ये बेटर है। तो पहले केस में कौन बेटर था, ये बेटर था। दूसरे केस में कौन बेटर है, ये बेटर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लू कलर से जो लिखे हुए मार्क्स है उसके एक्चुअल मार्क्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, एक्चुअल मार्क्स तो वैसे ही है। मैं क्या कर रहा हूं कि नीचे डिनोमिनेटर, हमेशा न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर जैसे ही चेंज कर रहा हूं तो आपके कमेंट चेंज हो जा रहे हैं। मैंने ही जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करी, आपका देखने का नजरिया चेंज होते जा रहा है। ठीक है, आप पहले केस में बोल रहे हैं कि ए ज्यादा होशियार है और बी वाले में क्या बोल रहे हैं आप, सेकंड वाले केस में, कि बी वाला स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने में तेज है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा मैंने जब रेफरेंस वैल्यू चेंज कर दी तो रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। इसी रेफरेंस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बेस वैल्यूज बोल सकते हैं। इसे रेफरेंस, इसको क्या बोल सकते हैं अभी हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, हमारा डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। और अब आप जब कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग, तो स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, या तो परसेंटेज सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो भी हम डिसाइड करेंगे, रेफरेंस जो भी होगा हमारा, जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस या तो परसेंटेज होगा या तो अब आप बड़े हो गए तो सीजीपीए भी
हो सकता है। CGPA मतलब कि 10 पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर में से आते हैं आपको। परसेंटेज मतलब 100% है, 100% इज द लास्ट डेस्टिनेशन, उसमें से आप कितना लेके आते हैं तो इनको सबको परसेंटेज फॉर्म में चेंज करते रहेंगे। इसका मतलब परसेंटेज फॉर्म चलता है, एक CGPA फॉर्म चलता है, जो पॉइंटर सिस्टम होता है आपके कॉलेज में देखते होंगे। ये स्कूल में चलता है, ये पॉइंटर अभी स्कूल में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है CGPA, ठीक है। और भी बहुत सारे रिलेटिव मार्किंग भी होती है, उस तरीके परसेंटाइल सिस्टम भी चलता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, बट आपके एक्चुअल मार्क्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आपके एक्चुअल मार्क्स चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा, जैसे ही आप बेस या रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो उसका प्रारूप बदल जाता है, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वैसे ही जो हमारा यहां पर पावर सिस्टम में क्या होगा, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज पावर सिस्टम, द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द सर्विस मेंस, या मोटा मोटी हम बोल सकते हैं लोड तक का पूरा जो सिस्टम है दैट इज पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में इस पर यूनिट सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी और ये किस तरीके से रिलेटेड है। अब पावर सिस्टम में देखिए, पावर सिस्टम में अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो ये MVA में होगा जनरेटर, KVA या फिर MVA बोल सकते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बड़ा होता है तो ये भी MVA में होगा, और ये होगा ओमिक वैल्यू में होगा, ठीक है। और यहां पर स्टेप डाउन जो होगा वो KVA में होगा। और जो लोड होगा तो यहां पर लोड भी क्या हो सकता है, स्टैटिक लोड भी हो सकता है और रोटेटिंग लोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब किलोवाट में होगा, किलोवाट या फिर मेगावाट पावर हो सकता है। तो पूरे पावर सिस्टम को जनरेटर से लगाकर लोड तक में अलग 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 सारे कंपोनेंट्स का अपना एक इंडिविजुअल यूनिट है। बट मान लीजिए इन सब इंडिविजुअल यूनिट्स को मुझे एक ही रेफरेंस पे एनालाइज करना है, एक ही साथ मुझे सबका एनालिसिस करना है और सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है अगर, तो मुझे सबको एक कॉमन रेफरेंस पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सारी डिफरेंट यूनिट्स वाले कंपोनेंट को अगर मुझे एनालाइज करना है तो मुझे इन सब के बीच में क्या देना पड़ेगा, एक वन कॉमन रेफरेंस यूनिट जिसका नाम है पर यूनिट सिस्टम, जिसका नाम क्या है, पर यूनिट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PU से भी डिनोट करूंगा। जिसको शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करूंगा मैं, पर यूनिट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा PU से, ठीक है। PU का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको परसेंटेज जैसे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज जैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर PU का मतलब है, अगर मान लीजिए 1.0 पर यूनिट, पहली चीज तो पर यूनिट इज रिलेटेड टू 1.0, मतलब कि अगर 1.0 है, 1.0 पर यूनिट का मतलब अभी समझा देता हूं मैं। 1.0 का पर यूनिट का जो मतलब है वो क्या है, 100% ऑफ रेटेड वैल्यू, 100% ऑफ रेटेड वैल्यू, कोई भी रेटेड वैल्यू हो उसका 100%, ठीक है। यहां पे थोड़ी देर के लिए अगर आपसे पूछा जाता 0.95 पर यूनिट को हम कैसे रीड करेंगे, 0.95 पर यूनिट का मतलब है कि 95% ऑफ द रेटेड वैल्यू, 95% ऑफ द रेटेड वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी मोटर पे 0.95 पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, हमने 100% वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, कितना किया है, 95% ऑफ द रेटेड, मतलब जो रेटेड था। मान लीजिए कोई मोटर है जिसका 230 वोल्ट अगर वोल्टेज है और हम लोगों ने अप्लाई किया है इसका 0.95%, तो ये जो V रेटेड है, जितने का रेटिंग है वो क्या हो जाएगा, 1.0 पर यूनिट। और अगर हम लोगों ने 0.95 अप्लाई किया, मतलब इस 230 का 95% हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर यहां पर 0.85 हो जाएगा तो क्या बोल दोगे, पर यूनिट 85% ऑफ द रेटेड वैल्यू, चाहे वो वोल्टेज में भी हो सकती है, करंट में भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें में हो सकती है, पावर में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रीड आउट करते हैं, मतलब पर यूनिट इस रिलेटेड टू तो क्या है, 1। अब मैं बात करूंगा कि पर यूनिट होता क्या है, कि पर यूनिट अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। तो दैट इज द पावर पर यूनिट फॉर्मूला, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। बस इसमें एक ध्यान रखिएगा, इन दी सेम यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इन सेम यूनिट। जब दोनों का यूनिट मान लीजिए ओमिक वैल्यू है या वोल्ट है या एम्पेयर है, तो
पर यूनिट का यूनिट क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का सेम यूनिट होगा तो इसका हो जाएगा डायमेंशन लेस, नो यूनिट, डायमेंशन लेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं और नो यूनिट। आई बात समझ में। अब मैं बताऊंगा कि परसेंटेज सिस्टम, नो यूनिट, परसेंटेज सिस्टम और पर यूनिट में क्या डिफरेंस है, वो चीजें देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए, इस एग्जांपल को मैं रफ कर देता हूं यहां से, तो हमारे पास दो सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम एंड पर यूनिट सिस्टम। देखिए बहुत ही मजेदार बात बताता हूं, काफी कम स्टूडेंट्स को पता होती है ये बात। मान लीजिए दो सिस्टम है हमारे पास, पर यूनिट सिस्टम एंड दूसरा है हमारे पास परसेंटेज सिस्टम, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस, स्लाइड डिफरेंस है, बहुत स्टूडेंट एक ही चीज समझते हैं ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मुझे दो पर यूनिट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे दो पर यूनिट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्टली मैं पर यूनिट में लिख सकता हूं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। बट परसेंटेज सिस्टम अगर होगा तो मान लीजिए दो परसेंटेज वाली क्वांटिटी है, दो परसेंटेज वाली क्वांटिटी और अगर उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहा हूं तो मुझे उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर उसे मुझे परसेंटेज में लिखना है, वो तभी लिख सकता हूं जब मैं डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100, तभी मैं क्या कर सकता हूं, उसका रिजल्टेंट परसेंटेज में लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं परसेंटेज में नहीं लिख सकता हूं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि ओम्स लॉ, अगर यहां ओम्स लॉ क्या होता है, परसेंटेज के मल्टीप्लिकेशन में अगर 100 से डिवाइड नहीं करूं तो ओम्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, और यहां ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज है, मतलब कि आगे से आपका जब भी कैलकुलेशन करना हो, जब भी कोई इंपीडेंस का मान लीजिए कैलकुलेशन करना हो कोई इंपीडेंस का, तो 2% दे रखा है, 4% दे रखा है, तो इसको सबसे पहले परसेंटेज में जो भी गिवन रहेगा, उसको सबसे पहले काय में चेंज करोगे, ऑल परसेंटेज क्वांटिटी मस्ट बी converted into per unit, then apply calculation, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, then apply calculation, ठीक है। उसके बाद सारे आप लॉ लगा सकते हैं। तो पर यूनिट का बहुत बड़ा मतलब बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो ये है कि जितने भी आपके सर्क्यूट्स के लॉ है वो सारे के सारे यहां पर वैलिड होंगे, बट आपको बशर्ते कि जो परसेंटेज में अगर गिवन रहे भी तो इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 2% है, जिसको काय में कन्वर्ट कर लूंगा, पर यूनिट में करना है तो 0.02 कर लूंगा, पर यूनिट हो जाएगा। ये काय में हो जाएगा 0.04 पर यूनिट। अब आप केवीएल केसीएल जितने भी नेटवर्क के लॉ पढ़ रखे हो सारे के सारे आपके वैलिड होंगे पर यूनिट सिस्टम में, इसलिए हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज में नहीं ले देंगे। आपको एग्जाम में क्या होगा कि परसेंटेज में डेटा गिवन रहेगा, उसको सबसे पहले आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, पर यूनिट में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला पर यूनिट में करना आसान है, बाकी मैं बताऊंगा अभी पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक्चुअल ओमिक क्वांटिटीज को या वोल्टेज को किस तरीके से हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे वो सारा चीज बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि पर यूनिट सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम बहुत स्टूडेंट एक जैसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो आप 2% 4% को दोनों को ऐड कर सकते हो, बट कन्वेंशनल में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो चीजें कर सकते हो, बट आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पर यूनिट में, ठीक है। ताकि दो थोड़े से लॉ थे कि ओम्स लॉ यहां फेल हो जाता है, यहां पर हमारा वैलिड रहता है। आपको अगर परसेंटेज में नेट रिजल्ट चाहिए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मैंने इतना बता दिया कि पर यूनिट में क्या डिफरेंस है और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, बहुत स्लाइट वेरिएशन है, बहुत सारे स्टूडेंट एक जैसा समझते हैं, इस वजह से मुझे ये बात बतानी पड़ी। अब चलिए अब इस फॉर्मूले को आगे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके और यहां कौन कौन सी क्वांटिटीज को हमको पर यूनिट में एनालाइज करना पड़ेगा। सो गाइस पूरा पावर सिस्टम जनरेटर से लगाकर लोड के बीच में 4 क्वांटिटी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। कौन कौन सा क्वांटिटी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, वोल्टेज, करंट और पावर में PQ मतलब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, तो मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स का ले लेता हूं, ये कॉम्प्लेक्स का S का नोटेशन है S, और इंपीडेंस Z, इनके ही ऊपर पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क हमारा डिपेंड करेगा। तब मैं बात करता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे सिंगल फेज में लेना हो तो सिंगल फेज में मैं क्या ले सकता हूं, यहां पर जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज ले लेता हूं, करंट है उसको करंट ले लेता हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर वोल्ट एम्पेयर, इसका यूनिट क्या में होगा, वोल्ट एम्पेयर में होगा, और ये हो जाएगा Z।
इन चारों क्वांटिटीज में, ये चारों क्वांटिटीज देखिए, अगर मैं सिंगल फेज के लिए लूंगा तो वोल्ट एम्पेयर, क्योंकि छोटा यूनिट होता है, ठीक है। और अगर मुझे थ्री फेज में चाहिए तो यहीं पे मैं क्या ले लूंगा, एमवी ले लूंगा। तो अभी मैं किससे डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सिंगल फेज सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूं पर यूनिट में, ठीक है। सिंगल फेज सिस्टम को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद थ्री फेज को करेंगे और फिर मैं कंक्लूजन दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी वोल्टेज, करंट, पावर और इंपीडेंस, इसी पे पूरा पूरा पावर सिस्टम डिपेंड है। तो यहां पर क्या होगा, आपको दो क्वांटिटी अगर स्पेसिफाइड है तो अदर टू क्वांटिटीज हम लोग वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहां पर स्पेसिफाइड क्वांटिटी कौन सी होगी, दो स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगी, पावर एंड वोल्टेज। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, वोल्टेज बेस बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, ये वीबी का मतलब क्या है, दैट इज बेस वोल्टेज। तो मैं यहां पर जितने भी ये बेस, जब भी बेस की बात करूंगा तो मैं छोटा बी से नोटेशन दूंगा उस क्वांटिटी के नीचे। इसका मतलब अगर आपका वोल्टेज बेस और वोल्ट एम्पेयर बेस है तो ये दो क्वांटिटी अगर स्पेसिफाइड है तो अदर टू क्वांटिटी करंट बेस बोले या हम लोग करंट बेस बोले या इंपीडेंस बेस बोले, इन दोनों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं यहां पर आपने काउंट कर लिया है कि वोल्टेज बेस है और साथ में वोल्ट एम्पेयर बेस है, ये दो क्वांटिटी क्या हमारी स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड, और अदर टू क्वांटिटी इन दो स्पेसिफाइड क्वांटिटी से निकालेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, करंट इक्वल टू यहां पर हम बोल सकते हैं कि करंट हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर बेस इनटू वोल्टेज बेस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि पावर वोल्ट एम्पेयर मतलब वोल्टेज इनटू करंट, तो इस तरीके से मैंने करंट लिख दिया, करंट बेस इक्वल टू वोल्ट एम्पेयर बेस अपॉन वोल्टेज बेस, ठीक है। और यहां से मैं अगर मैं इंपीडेंस बेस निकालूं तो इंपीडेंस क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज बेस अपॉन करंट बेस का रेशियो होगा, ठीक है। और करंट वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उठा के जब मैं यहां रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर वोल्ट एम्पेयर नीचे और वोल्टेज बेस ऊपर चले जाएगा, तो यहां पर वीबी बेस का स्क्वायर अपॉन वोल्टेज एम्पेयर का बेस, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, बेस इंपीडेंस निकल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखें कि हमको पर यूनिट में निकालना है। पर यूनिट होता क्या है, अगर मुझे जेट पर यूनिट निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी, जो कि क्या होगा, ओमिक क्वांटिटी में होगा अपॉन बेस क्वांटिटी। तो यहां पर जेट पर यूनिट अगर निकालेंगे हम लोग तो जेट पर यूनिट क्या होगा, एक्चुअल जो कि ओमिक में अवेलेबल है, और जेड बेस करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये जब नीचे जाएगा तो यहां पर हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर, ऊपर हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर बेस अपॉन क्या हो जाएगा, वोल्टेज बेस हो जाएगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि जेड बेस क्या होता है आपका, जेड बेस, सिंगल फेस की बात हो रही है, जेड बेस वोल्टेज बेस का स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर बेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जेड बेस का। और जेड बेस पता है तो एक्चुअल अपॉन बेस कर देंगे, बट फिर भी मैंने इसमें कन्वर्ट करके लिख दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल्स के लिए ये एक्चुअल अपॉन बेस याद रखिए, अननेसेसरी ये याद नहीं रखिए। जेड बेस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर बेस, ठीक है। और ये हमारा करंट का है, करंट का फॉर्मूला कि करंट बेस कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो स्पेसिफाइड वोल्टेज और पावर थे, उससे हमने क्या निकाल दिया, करंट बेस निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पेयर एंड वोल्टेज, और हमने निकाल दिया जेड बेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। यहां से फिर हम लोगों ने पर यूनिट निकाल दिया, एक्चुअल अपॉन बेस, और बेस में डिवाइड कर दिया। तो इतना हमको याद रखना है हमारे सिंगल फेज में। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं हम लोग थ्री फेज की भी। सो थ्री फेज में जाने से पहले मैं क्या करूंगा, इनको बड़ी यूनिट में भी एनालाइज करके देख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि वो जो पावर सिस्टम होगा उसमें हम लोग बड़ी यूनिट्स लेंगे। तो यहां पर किलोवोल्ट अगर बेस ले लूं, किलोवोल्ट बेस ले लूं, दूसरा क्या ले लूं मैं, एमवीए बेस, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, केवीए बेस ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड बेस और आई बेस निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर मुझे अगर आई बेस निकालना है, आईबी बेस निकालना है, तो यहां पर किलोवोल्ट बेस अपॉन, यहां पर क्या, सॉरी नॉट किलोवोल्ट बेस, यहां पर हो जाएगा हमारा केवीए बेस अपॉन, यहां पर हो जाएगा किलोवोल्ट बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट ये बेस हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ये पावर और ये हमारा वोल्टेज, तो हमारा एक्चुअल आंसर काय में आ जाएगा, एम्पेयर में आ जाएगा।
यहां पर देखिए एक कमाल देखिए कि यहां से केवीए को अगर मुझे एमवीए में कन्वर्ट करना है तो एमवीए बेस लिख दूंगा और साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा 10 टू द पावर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट बेस हो जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इसको एमवीए में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पर ही मेरे पास अगर जेड बेस है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, जेड बेस केवीए किलो वोल्ट बेस अपॉन करंट बेस, ठीक है। और करंट बेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिट मैच करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जब डिवाइड किया और यहां पर मुझे करंट बेस को यहां पर लेके आना पड़ा, तो मेरा जो जेड बेस है वो क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट का स्क्वायर बेस अपॉन एमवीए। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया कि जेड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बेस इक्वल टू केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा काय में है, बड़ी यूनिट्स में फॉर्मूला आ चुका है, बड़ी यूनिट में फॉर्मूला आ चुका है। डेरिवेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैंने डेरिवेशन करके बता दिया, आपके कॉलेज एग्जाम में आ सकता है। और ये 10 टू द पावर 3 क्यों करें, क्योंकि यूनिट बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने किया, यहाँ पे केवीए को एमवीए में कन्वर्ट करना था, इसलिए 10 टू द पावर 3 किया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जेड बेस निकल चुका है। जैसे हमारा सिंगल फेज में क्या है, सिंगल फेज में जब छोटी यूनिट थी तो यही जेड बेस हमारा क्या बन गया था, वोल्टेज बेस का स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर का बेस, ठीक है। तो यहां पर केवी स्क्वायर और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, एमवी आ जाएगा। यहां पर वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर बेस आ जाएगा। तो इस तरीके के दो फॉर्मूले आपको याद रखने। अब मान लीजिए मुझे 3 फेज में जाना है थोड़ी देर के लिए। 3 फेज में अगर मैं बात करूं कि 3 फेज सिस्टम में जाना है, 3 फेज सिस्टम, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मुझे करंट निकालना है, करंट बेस निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, केवीए बेस डिवाइडेड बाय √3 किलो वोल्ट बेस, ठीक है। √3 किलो वोल्ट बेस जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो 3 फेज की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट किसकी बात करेंगे, स्टार कनेक्शन की बात करेंगे, स्टार कनेक्शन की। और स्टार कनेक्शन ही मेनली हमारा होता है, डेल्टा कनेक्शन में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बुक्स में देखोगे तो डेल्टा कनेक्शन में भी गिवन है, बट आप स्टार कनेक्शन ही ध्यान रखिए। अब स्टार कनेक्शन में अगर आई बेस निकल गया है और मुझे क्या निकालना है, जेड बेस निकालना है, जिसको अगर मैं एमवीए में कन्वर्ट करूंगा तो एमवीए बेस इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय √3 किलो वोल्ट बेस, ठीक है। मैंने काय में चेंज कर दिया उसको, यहां पर केवीए को एमवीए में चेंज कर। सो यहां पर आईबी बेस निकल चुका हमारा। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन और फेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी बोल सकते हैं और फेज करंट भी बोल सकते हैं हम लोग। यहां पर अगर मैं जेड बेस निकालूं तो जेड बेस हमेशा काय में डिफाइन होता है, ओमिक वैल्यू में। तो यहां पर किलो वोल्ट जो कि हमारा लाइन में दे रखा, अगर मैं इसको फेज में चेंज कर दूं तो बाय √3 इनटू आईबी बेस, और यूनिट बैलेंस करना है तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, है ना, किलो वोल्ट लाइन में था तो VL बाय √3 क्या हो जाएगा हमारा, पर फेज और इनटू आईबी, और ये मैंने यूनिट कन्वर्जन के लिए लिया है। और यहां पर सेम आईबी का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो आईबी का जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो √3 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 3 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, किलो वोल्ट बेस डिवाइडेड बाय एमवीए बेस, किलो वोल्ट बेस डिवाइडेड बाय एमवीए बेस। तो यहां से भी मुझे जेड बेस क्या मिल रहा है, जेड बेस क्या मिल रहा है, केवी स्क्वायर बेस डिवाइडेड बाय एमवीए बेस मिल रहा है, ठीक है, 3 फेज में भी। और अगर मुझे यहां से पर यूनिट निकालना है तो एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन ओमिक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, एक्चुअल अपॉन जेड बेस। तो यहां पर एक्चुअल इनटू जेड बेस से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमवीए बेस डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट का स्क्वायर का बेस, ठीक है। तो यहां इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जेड पर यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पर देखा मैंने सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में ही किस तरीके से डील किया है। अब बात करेंगे जब बेस चेंज कर देंगे, और क्यों, मैं आगे ये भी बताऊंगा क्यों हम लोग इंपीडेंस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं।